नमस्कार, मैं सुरेंद्र कौर, लेक्चरर पोल साइंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा। प्यारे बच्चों, आज के अध्याय का विषय है भारत, आकार और स्थिति। जब हम भारत, आकार और स्थिति की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक बात आती है, एक बात हमारे दिमाग में कौंधती है कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने अपनी तुलिका से पूरे विश्व के अंदर अनगिनत रंगों को बिखेर दिया, और जब भारत की बारी आई तो उसने विश्व की सुंदरतम कृति को स्वरूप के सामने, हमारे सामने एक स्वरूप के रूप में पेश किया। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूरे विश्व के अंदर अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्यारे बच्चों, जब हम विश्व के नक्शे पर भारत को देखते हैं तो सबसे पहले उत्तर पूर्व में हिमालय, जो कि एक अडिग प्रहरी की तरह भारत की सीमाओं पर अपना मस्तक ऊंचा खड़ा करके देश की सीमाओं को संरक्षण प्रदान करता है। थोड़ा सा अगर हम उससे नीचे की तरफ आएं तो उसकी आगोश में विश्व की सुंदरतम घाटियां, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, कश्मीर की खूबसूरत वादियां। दक्षिण की तरफ आइए, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के चरण पखारता हुआ हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा? पूरे विश्व के अंदर अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही इस सागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत के भौगोलिक स्थिति के अंतिम रूप में इंदिरा पॉइंट के रूप में हमारे सामने आते हैं, और आपको बच्चों जानकर हैरानी होगी कि 2004 के अंदर जो सुनामी तूफान आया था उसमें ये इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। अब हम आते हैं उत्तर पश्चिम की ओर, यानी प्रकृति का एक और सुनहरा रूप हमारे सामने, रेगिस्तान। राजस्थान प्रदेश राज्य की ऐसी भूमि, राजस्थान राज्य की ऐसी भूमि, मरुभूमि, जो कि अपनी लहलहाते टीलों, अपनी राजसी विरासत और रणबांकुरों के शौर्य की गाथाओं से भरी पड़ी है। अब आप प्रकृति का एक और अजूबा देखिए कि श्रीलंका, मालदीव और तमिलनाडु के पास एक छोटी सी पाक जल संधि, जो कि विश्व में कहीं पर भी नजर नहीं आती। तमिलनाडु दो चीज़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध, तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर और तमिलनाडु के हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, जिनकी विद्वता को पूरा विश्व नमन करता है। एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में देश को विश्व के अंदर एक शिखर, एक उन्नति, एक उच्चतम सीमा प्रदान की। प्यारे बच्चों, विश्व प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार यदि मुझे पूरे संसार में से उस देश को चुनने के लिए कहा जाए जहां प्रकृति ने सबसे ज़्यादा संपदा, सबसे ज़्यादा शक्ति
और सबसे ज़्यादा सौंदर्य बिखेरा है, तो मैं निसंदेह भारत का ही नाम लूँगा। और इसके कुछ ऐसे हिस्से तो ऐसे हैं मानो धरती के ऊपर साक्षात स्वर्ग ही उतर आया हो। तो बच्चों, एक ऐसे विदेशी विद्वान जो कि इस देश की मिट्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, परंतु फिर भी उनके उद्गार हमारे देश की भौगोलिक श्रेष्ठता को साबित करते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस एनिमेशन तस्वीर के माध्यम से कुछ और जानकारी ग्रहण करते हैं। भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत एक विशाल देश है और इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवतः
फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी हैं। मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। प्यारे बच्चों, आपने इस एनिमेशन फिल्म के माध्यम से ये देखा कि विश्व के अंदर भारत की स्थिति भौगोलिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और साथ ही इस भौगोलिक स्थिति का उसे भरपूर फायदा भी मिलता है। यानी भारत की कुछ सीमाएं जल मार्ग से जुड़ी हुई हैं और बाकी सीमाएं स्थल मार्ग से अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। अब हम ये देखें कि भारत ने अपनी इस भौगोलिक परिस्थिति का और इस भौगोलिक परिस्थिति से उत्पन्न कारणों का किस प्रकार से सदुपयोग किया। डियर स्टूडेंट्स, भारत कृषि, व्यापार, वाणिज्य, साहित्य, कला, इन सब का और साथ ही आध्यात्म, जिसके बिना विश्व का चलना नामुमकिन है, इस राह के ऊपर लगातार अग्रसर होता हुआ भारत एशिया महाद्वीप के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब आपके सामने ये सवाल उठेगा कि महाशक्ति क्यों? क्योंकि बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की वर्तमान जनसंख्या का सबसे ज़्यादा प्रतिशत युवा शक्ति है और किसी भी देश को
अग्रणी और उन्नति के शिखर पर ले जाने वाली उसकी युवा शक्ति ही होती है। आपने देखा कि हमारी विरासत कितनी समृद्धिशाली है। इस रिकॉर्डिंग में आपने देखा ताजमहल विश्व की सुंदरतम कृतियों में से एक, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व के पर्यटक खिंचे चले आते हैं और यहाँ पर आकर इस अमर प्रेम की गाथा को देखकर अपने साथ एक सुखद एहसास लेकर वापस जाते हैं। विश्व को दशमलव प्रणाली की देन भारत की है। पंचतंत्र की कहानियाँ अपने सारगर्भित उपदेशों और बच्चों के अंदर भाषा को सीखने की एक अदम्य लालसा भरती हैं। यूनानी स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण और सामंजस्य भारत की भूमि पर देखने को मिलता है। अपनी ऊर्जा, शक्ति, मेहनत और पावर के साथ साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ भारत की धरती पर आध्यात्मिक गुरुओं के दर्शन भी होते रहे हैं। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, जिन्होंने विश्व को शांति का उद्देश्य दिया, शांति का उपदेश दिया, शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध और गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को बहुत जोर से अपनाने का रास्ता दिखाती हैं। इन शब्दों के साथ साथ, इन बातों के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो कि बहुत ही पुरानी है और समृद्ध है। आपको हैरानी होगी, रूस के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय हिंदी फिल्में और गाने बहुत ही शौक के साथ देखे और सुने जाते हैं। अफ़गानिस्तान की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में घूम रहे हों। तो ये किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं? ये सारी बातें इस चीज़ की ओर इशारा करती हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्धिशाली है। साथ ही साथ भारत अपनी स्थापत्य कला, अपने व्यापार, यहाँ का अति महत्वपूर्ण बासमती चावल, यहाँ के मसाले, जो कि विश्व के अंदर अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं, भारत को समृद्धि के रास्ते पर ले जाते हैं। बच्चों, अब हम आते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनके साथ भारत के बहुत ही अच्छे और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों की हर संभव सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वह 1971 के अंदर बांग्लादेश की बनने की राह हो। जब 1971 के अंदर बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो भारत ने बांग्लादेश की हर संभव सहायता की। इसी प्रकार हाल ही के अंदर, अभी 2-3 दिन पहले ही, म्यांमार के अंदर भयंकर तूफान आया जिसका नाम नरगिस था। इस नरगिस तूफान ने म्यांमार के अंदर भयंकर तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ और भारत अपने पड़ोसी के लिए फौरन राहत सामग्री लेकर रवाना हो गया। तो बच्चों, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध होना हर एक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ विवाद होते हुए भी भारत ने कभी भी संधि की राह को या वार्ता की राह को या विचार गोष्ठी की राह को
नहीं छोड़ा। तो बच्चों, भारत का आकार और भारत की स्थिति ऐसी है जो विश्व में इसे एक अलग ही स्वरूप प्रदान करती है, और इस अलग स्वरूप के कारण ही विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां भारत के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहती हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, भारत के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत सभी देश करना चाहते हैं। और ख़ास तौर से मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण भारत हर एक स्थिति के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर बड़ी तेजी के साथ उन्नति करता जा रहा है। और चीन के साथ, जो कि इसके संबंध व्यापार के लिए बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कि ना के बराबर थे, लेकिन दोबारा उन संबंधों को रिवाइव किया जा रहा है, उन संबंधों के अंदर एक नई जान फूंकी जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ देशों के साथ, कुछ पड़ोसी देशों के साथ बेशक हमारे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार की ओर से हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि तनाव के उन क्षणों को दूर करके भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे, ताकि भारत का व्यापार, भारत का वाणिज्य, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति और भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जाए। प्यारे बच्चों, क्लिपिंग में आपने देखा था, एनिमेशन फिल्म में आपने देखा था कि पंचतंत्र की कहानियाँ गुरु नानक देव के उपदेश, बुद्ध के उपदेश भारत को आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। विश्व के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। वो देश जो कि भौतिकतावादी थे, भौतिकतावादी हैं, अपने आप को बदलने के लिए वो भी आध्यात्मवाद का सहारा ले रहे हैं, और इसके लिए लगातार पर्यटकों के रूप में विदेशी लोगों को भारत के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और गंगा तट की सीढ़ियों के ऊपर अध्यात्म के अंदर लीन होते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये क्या है? ये भी भारत की एक तरह से श्रेष्ठता को सिद्ध करता हुआ पहलू है, जिसके माध्यम से भारत विश्व का एक तरह से आध्यात्म गुरु बनने की राह पर भी अग्रसर है। कुछ बातें मैंने आपसे इस अध्याय के अंदर शेयर की, आपको बताई, और आपने उस फिल्म के माध्यम से ये भी देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर कहाँ पर स्थित है, किस तरह की भारत की स्थिति है, किस तरह की भारत की पोजीशन है, भारत की वो स्थिति और वो पोजीशन भारत को कहाँ पर ले जाती है। आपके साथ ये सारी बातें विस्तार पूर्वक हुई, और आप देखिए कि इन बातों से जो मैंने आपको बताई और आपने फिल्म के माध्यम से देखी, इन बातों से क्या हमें महसूस नहीं होता कि भारत की स्थिति हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो दृष्टिकोण भौगोलिक हो, चाहे वो दृष्टिकोण आर्थिक हो, चाहे वो दृष्टिकोण राजनीतिक हो, और सबसे बड़ी बात कि चाहे वो दृष्टिकोण धार्मिक हो, आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, हमारे आत्मा से, हमारे मन के विचारों से जुड़ा हुआ हो। प्यारे बच्चों, विश्व के अंदर भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। पिछले ज़माने में अगर हम अंग्रेज़ों की तरफ चलें तो अंग्रेज कहा करते थे भारत सांपों और साधुओं की दुनिया है, यानी भारत के अंदर ये दो चीज़ें बहुतायत से पाई जाती हैं। लेकिन हम इस अवधारणा से बाहर निकल चुके हैं कि भारत सांपों और साधुओं की दुनिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भारत हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो,
चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सामाजिक कल्चर हो, चाहे वो आध्यात्मिक कल्चर हो, भारत किसी भी रूप में किसी भी देश से किसी भी स्तर पर कमतर नहीं है। अब प्यारे बच्चों, आपने इतनी सारी चीज़ें देखी, तो अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसे कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, ऐसी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगी जिससे इस बात का पता चले कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विश्व के अंदर सिरमौर बनने की जो कोशिश कर रहा है वो कहाँ तक इसके अंदर सफल होगा और कहाँ तक नहीं। मैंने आपसे इस अध्याय के अंदर पहले भी एक शब्द कहा था कि भारत के अंदर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, यहाँ की युवा शक्ति। तो बच्चों, किसी भी देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाली युवा शक्ति ही होती है। और ये जो मैं आपको अध्याय पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, वो भी हमारी युवा शक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। इसको देखकर आप अपने आप को भारत का एक नागरिक देखकर क्या गौरवान्वित महसूस नहीं करते? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उस देश के नागरिक हैं जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि भारत के नागरिक होने के हमें कितने फायदे हैं? तो प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्नों का जवाब देकर आप इस चीज़ को महसूस कर सकेंगे कि क्या हम सही हैं या गलत, क्या हम एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं अथवा नहीं, क्या एशिया महाद्वीप में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा या भारत एशिया महाद्वीप के अंदर अपने पड़ोसी देशों को अपने साथ ले जाकर एक नई भूमिका बनाने की कोशिश करेगा। यूरोपीय संघ, आसियान, ये दो ऐसे संघ हैं विश्व के अंदर जो कि पूरे विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो भारत ने भी सार्क यानी कि दक्षेश की स्थापना करके इस और एक कदम बढ़ाया है कि वो भी यूरोपीय महासंघ और आसियान की तरह अपने पड़ोसी देशों को इकट्ठा करके एक ऐसा संघ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है जो विश्व की शक्ति के सामने अपने आप को सिद्ध कर सके। तो प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्नों का जवाब देकर कोशिश कीजिए कि आपने आज के अध्याय में क्या ग्रहण किया। मेरा पहला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जो कि विश्व के अंदर एक अजूबे से कम नहीं है, उसका क्या नाम है? मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बच्चों, मैंने पड़ोसी देश के अंदर चीन का भी नाम लिया था। तो क्या चीन एशिया महाद्वीप में है अथवा नहीं? खोजिए और बताइए, सोचिए, दिमाग के ऊपर जोर दीजिए और फिर जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि 2004 के अंदर भयंकर सुनामी तूफान आया और उस तूफानी सुनामी के अंदर बहुत धन और जन की हानि हुई। तो भारत को किस प्रकार की हानि हुई? धन और जन की हानि के साथ साथ भारत का कौन सा बिंदु था जो जलमग्न हो गया? मेरा चौथा प्रश्न है कि जब आपने उस फिल्म के अंदर विश्व के नक्शे के ऊपर भारत को देखा था तो बताइए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? प्यारे बच्चों, भारत की स्थिति बताने के लिए आपको विश्व का नक्शा या फिर ग्लोब की मदद की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। तो दोनों चीज़ों का सहारा लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मेरा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों में से होकर गुजरती है? तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपने उस फिल्म को, जो कि बीच में दिखाई गई थी, या फिर मेरा व्याख्यान
जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी मेहनत से तैयार करके आपको दिया, अगर आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इन 5 प्रश्नों का जवाब देना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। प्यारे बच्चों, भारत अपने आप के अंदर अलौकिक है, अद्वितीय है, और तभी आपने सुना होगा अतुल्य भारत। अक्सर हमें इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं उनमें देखने को मिलता है अतुल्य भारत। तो अतुल्य भारत की परिकल्पना बिल्कुल सही है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।